प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हो बच्चों की साइमन बॉयकॉट एक बहुत ही मेजर इवेंट है, या साइमन कमीशन का भारत आना एक बहुत ही मेजर इवेंट है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। तो आओ हम इस वीडियो में डिटेल में समझें कि ये साइमन कमीशन क्या था, क्या करने के लिए भारत आया था, और ऐसी क्या प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन में कि पूरे देश में इसका बॉयकॉट हुआ। तो हम डिटेल में आज यही सीखें। तो ये साइमन कमीशन क्या था? तो बच्चों, हमने पहले एक वीडियो की है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो उसमें हमने कवर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1919 में। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। वो सारे चेंजेस आप उस वाली वीडियोस में देख सकते हो, हम यहां पे रिपीट नहीं करेंगे। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो चेंजेस किए गए थे, तो यह भी कहा गया था कि 10 साल के बाद, यानी कि 1919 में चेंजेस लाए गए 10 साल के बाद, यानी 1929 में कहा गया था कि हम एक कमिटी, एक कमीशन भेजेंगे जो कि देखेगी कि इन 10 सालों में, यानी कि 1919 से लेके 1929 तक जो 10 साल गुजरे, उन 10 सालों में इन रिफॉर्म्स का क्या असर हुआ। तो यही कमीशन 1929 में आने वाला था। यह बात सबको पता थी कि हां भाई, लंदन से कोई ना कोई कमीशन 1929 में आएगा। अब बात करते हैं लंदन के पॉलिटिक्स की। तो ब्रिटेन में दो प्रोमिनेंट पार्टीज हुआ करती थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, भारत में जो ब्रिटिश रूल करते थे उसको सपोर्ट करती थी, कहती थी कि अच्छा ही तो है, भारत का भला ही तो हो रहा है कि हम भारत के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी का यही मानना था कि भारत को और ज्यादा दिनों तक गुलाम बना के रखा जाए। जबकि लेबर पार्टी के लोग कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के लोग अगर इतना कह रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम तो हो रही होगी, तभी तो वो इतना प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो एक तरह से लेबर पार्टी वाले भारत की तरफ सिंपैथी रखते थे, कंजर्वेटिव पार्टी वाले भारत की तरफ थोड़ा कड़ा रुख रखते थे, कड़ा रवैया रखते थे। उनको काफी ज्यादा रिफॉर्म्स वगैरह देना नहीं चाहते थे भारत के लोगों को। तो कंजर्वेटिव पार्टी वाले जानते थे कि अगले इलेक्शन में यही लेबर पार्टी जीतेगी। तो लेबर पार्टी तो हमेशा से इसी बात के लिए जानी जाती थी कि वो भारतीयों की तरफ सिंपैथेटिक थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी वालों को लगा कि अगर लेबर पार्टी जीत गई तो 1929 में जो कमीशन भेजेगी वो तो लेबर पार्टी भेजेगी। तो लेबर पार्टी कहीं भारत को आजादी वगैरह ना दे दे, कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि भारत जो है और फ्रीडम की तरफ बढ़ जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि हम ही ये कमीशन हम ही भेज देते हैं, क्योंकि इस कमीशन का एक मकसद था। इस कमीशन के जरिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते अंग्रेज ही बना के हमको देते, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कशन होती। इसी डिस्कशन को करना था। ये जो कमीशन आता ना, यही काम करने के लिए कमीशन आने वाला था। तो लेबर पार्टी अगर ये काम करती तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देती जो कि भारतीयों के तरफ झुका हुआ होता, मतलब अंग्रेजों की पकड़ कम हो जाती। तो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों की पकड़ कम हो जाए भारत के ऊपर। तो इसी लेबर पार्टी के रवैये से घबरा के कंजर्वेटिव पार्टी वालों ने वक्त से 2 साल पहले ही यह कमीशन भारत में भेज दिया। यानी कमीशन को आना तो 1929 में था, लेकिन यह कमीशन लंदन से 1927 में ही रवाना कर दिया गया। जहाज में बिठा दिया गया कमीशन को कि तुम जाओ, जल्दी जाओ, वरना लेबर पार्टी वाले अगर इलेक्शन जीत गए तो सारा कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो कमेटी बनाई गई लंदन में। इस कमेटी या कमीशन का नाम रखा गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके की इंचार्ज थे जॉन साइमन। इसीलिए इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। कमीशन का नाम साइमन कमीशन नहीं है। पॉपुलर भाषा में भारतीयों ने इसको साइमन कमीशन कहना शुरू कर दिया। इसका असली या टेक्निकल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन।
तो अब ये कमीशन बना दिया गया लंदन में, इनको बिठा दिया गया जहाज पे कि आप सारे जाओ इंडिया। ये इंडिया क्यों आ रहे थे बच्चों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिखा गया था, लेकिन इनका मेन मकसद बच्चों आप समझ लो, ये यही काम करने इंडिया आ रहे थे कि इनको सारी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन करना था और एक कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करनी थी, एक आउटलाइन तैयार करना था कि हम फ्यूचर में आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते भी अंग्रेज, इसीलिए अंग्रेजों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि जरा जाओ भाई इंडियन से बातचीत करके समझो कि उनकी क्या ओपिनियन है, वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो यही मकसद था साइमन कमीशन का। अब मेंबर्स की बात कर लो साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन के जो इंचार्ज थे या जो लीडर थे वो थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे इसको साइमन कमीशन बुलाया गया। और ये कमीशन क्यों आ रही थी कि भारत में कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बने, किस तरह की चेंजेस किए जाएं, यही डिस्कस करने के लिए आ रही थी। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबरों की ये कमीशन थी। तो इन 7 में से 4 कंजर्वेटिव थे, जो वो पार्टी जो उस वक्त पावर में थी, ये पार्टी पावर में थी। 2 लेबर पार्टी के सदस्य थे। लेबर पार्टी वाले क्या थे? ये प्रो इंडियन थे, प्रो भारत के लोगों की बात करते थे। कंजर्वेटिव क्या थे? ये अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट में लगे रहते थे कि अगर भारत पे हम रूल कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। और एक लिबरल मेंबर था। तो ये 7 लोग। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो आप इंडिया का, और कमिटी जो 7 लोगों की आपने बनाई है वो सातों के सातों प्योर इंग्लिश मैन। तो कहने का मतलब है कि 7 इंग्लिश मैन मिलके, जिनको कि भारत का कोई आइडिया ही नहीं है, ना ही ये 7 लोग कभी भारत में रहे हैं। ये सातों लोग पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 10-10 साल तक भारत में कोई पोजीशन, कोई नौकरी की हो या वाइस रॉय रहे हो, नहीं। इनको कुछ नहीं पता भारत के बारे में, लेकिन ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कह लो कि उसको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बने वो डिस्कस यही करेंगे, वो डिसाइड यही करेंगे। यही बात पूरे देश को पसंद नहीं आई। जो हमारे देश के लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि ये 7 फॉरेनर मिलके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होने चाहिए ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो कहा गया कि ये ऑल वाइट कमीशन है, इस कमीशन में सारे गोरे लोग हैं, एक भी भारतीय नहीं है। तो इसी मुद्दे पे भारत में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए कि आप इंसल्ट कर रहे हो हम इंडियंस की। क्या हम इंडियंस में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें? तो अब पिक्चर में आती है कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश की। तो इतना बड़ा काम हो रहा है देश में, तो कांग्रेस बीच में कुछ तो बोलेगी। तो कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टैंड लिया। उस साल कांग्रेस का एनुअल सेशन 1927 में मद्रास में हो रहा था। उस वक्त के प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी बच्चों बड़ी घटना होती है तो आपको देखना है कि कांग्रेस के उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। तो 1927 में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है या एनुअल सेशन हो रहा है, इसमें ये मुद्दा भी आया कि भाई कुछ ही दिनों में साइमन कमीशन इंडिया पहुंचने वाला है, तो हमको साइमन कमीशन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो तो हम ही लोगों से बात करने रहा है ना। साइमन कमीशन तो पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करने आ रही थी ना। तो अब कांग्रेस की क्या पोजीशन है, इस पोजीशन को लेकर चर्चा की गई। तो इस चर्चा का नतीजा यह निकला, एक रिजोल्यूशन पास किया गया और सबने मिलकर तय किया कि देश के बच्चे बच्चे को साइमन कमीशन का बॉयकॉट करना है। साइमन कमीशन जहां भी जाएगा उसका बॉयकॉट करने की अपील की गई। तो जब कांग्रेस अपील करेगी तो देश के लोगों पे असर तो पड़ेगा ही। तो साइमन कमीशन हर बड़े शहर में जाने वाली थी।
हर बड़े शहर जाके वहां के पॉलिटिशियन से मिलती, वहां के जो प्रोमिनेंट राजा महाराजा हैं उनसे मिलती। यही प्लान था साइमन कमीशन का। अब हो गया कुछ और, कांग्रेस ने कह दिया अपने देश के लोगों से कि साइमन कमीशन आएगी अगर तुम्हारे शहर, तो तुम्हें रोड पे आ जाना है, उनको काले झंडे दिखाने हैं, उनसे बात नहीं करनी है। ठीक, तो अब यहां से साइमन कमीशन के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी जाती हैं। कांग्रेस ने देश से अपील तो कर ही ली, उसके बाद क्या होता है, अब बारी आती है मुस्लिम लीग की। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी तो मुस्लिमों की इतनी बड़ी पार्टी है ना। तो दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग भी अपनी एक मीटिंग बुलाती है। तो ये मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ ये दिल्ली में बुलाया गया। तो इसमें मुस्लिम लीग के जितने बड़े लीडर थे वो जमा हुए और अब उन्होंने चर्चा करनी स्टार्ट कर दी कि अब हमारा क्या रुख होना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड है साइमन कमीशन के बारे में। तो मुस्लिम लीग ने बेसिकली बॉयकॉट करने का तो फैसला नहीं किया, लेकिन अपनी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ डिमांड्स, 4 डिमांड्स रखे कि हम ये 4 डिमांड साइमन कमीशन के सामने रखना चाहते हैं। तो यही डिमांड्स दिल्ली प्रपोजल कहलाए। तो दिल्ली प्रपोजल क्या है बच्चों, तो मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन से जो डिमांड्स की थी उनके आने से पहले ही अपनी डिमांड्स को क्लियर कर दिया था कि हम यही 4-5 चीजें साइमन कमीशन से चाहते हैं। किसके लिए चाहते हैं, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए चाहते हैं। तो ये प्रपोजल जब कांग्रेस की मीटिंग हुई मद्रास में कांग्रेस की भी मीटिंग हो रही थी ना, तो उस मीटिंग में यह बात डिस्कस की गई कि मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में ये सारे प्रपोजल्स डाले गए हैं। तो कांग्रेस ने भी इन प्रपोजल्स का समर्थन किया, सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग की बातों को इनकॉर्पोरेट किया, कहा कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के लिए मांग रही है हम उसको एंडोर्स करते हैं। तो यही प्रपोजल दिल्ली प्रपोजल कहलाया। तो अब पूरी तैयारी हो गई है साइमन कमीशन की आने की। तो फाइनली साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंच जाता है। 1927 में ही यह कमीशन चला है इंग्लैंड से। ठीक, तो कुछ महीनों का वक्त तो लगेगा ना बच्चों भारत पहुंचने में। वहां तो कोई उस वक्त प्लेन से आ नहीं रहे, ये लोग समुद्र के जहाज से आ रहे हैं। तो पहले ही पूरे देश में माहौल बन गया था। तो पूरे देश में हड़ताल रखी गई, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह ही दिया था कि साइमन कमीशन जब भी आए तो उसको बॉयकॉट करना है। तो पूरे देश में हड़ताल रखी गई, छोटी छोटी मीटिंग्स की गई जिसमें कि बॉयकॉट की कॉल की गई। ये मीटिंग्स पॉलिटिकल मीटिंग्स थी। तो कुछ जगह मामला बिगड़ भी गया, कुछ जगह पुलिस को फायरिंग वगैरह भी करनी पड़ी, जैसे मद्रास में फायरिंग हुई, भीड़ पे गोली चल गई, कुछ जगह पे लाठी चार्ज भी होने लगे। तो कुल मिलाके सिचुएशन ये थी कि साइमन कमीशन के भारत पहुंचते ही भारत के सड़कों पे पूरी तरीके से बॉयकॉट होने लगा, हड़ताल वगैरह होने लगे। अब अगर बात करो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी उस वक्त के सेंट्रल पार्लियामेंट की, तो उस पार्लियामेंट में इंडियन पॉलिटिशियंस भी तो थे जो इलेक्शन जीत के वहां पहुंचे थे। तो इन इंडियन पॉलिटिशियंस ने मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन से मिलेंगे ही नहीं। वो पॉलिटिशियन से मिलने आ रहे हैं ना, हमको नहीं मिलना है साइमन कमीशन से, यही तो बॉयकॉट है। तो साइमन कमीशन जहां जहां जाता था तो वहां लोग इस तरह के काले झंडे लेके खड़े हो जाते थे, उस पे लिखा होता था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। क्यों हो रहा है इनका विरोध, क्योंकि सारे के सारे गोरे हैं, इंग्लिश मैन हैं, एक तो इंडियन को ले लिया होता। तो ऐसे ही जब कमीशन लाहौर पहुंचा, क्योंकि उसको देश के हर कोने कोने में बड़े बड़े शहरों में जाना था, तो लाहौर में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय ने एक रैली निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि साइमन को प्रोटेस्ट करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए। तो इस रैली पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो याद रखना बच्चों, लाला लाजपत राय की डेथ लाठी चार्ज के वजह से हुई। इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गए कि कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय की जान तभी गई जब साइमन कमीशन भारत में घूम रहा था। यहां
इसी इसी डेथ की वजह से जो भगत सिंह है, काफी मतलब उनको अंदर से काफी दुख पहुंचा और उन्होंने शपथ ले लिया कि मैं इस अपने गुरु लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे। तो भगत सिंह भी लाहौर में ही सक्रिय थे, एक्टिव थे, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह लाहौर से ही कंडक्ट किया करते थे। तो भगत सिंह ने कसम ले ली थी कि मैं लाला लाजपत राय की मौत का बदला जरूर लूंगा। तो अब लाला लाजपत राय जैसे बड़े आदमी की डेथ हो गई है, लाठीचार्ज से मार दिया है, तो ये बात पूरे देश में मतलब कह लो कि गुस्से की लहर फैल गई। तो अब कांग्रेस ने जो अपना स्टैंड है वो और कड़ा कर लिया। तो अगले साल यानी कि 1928 में फिर से कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अपना एनुअल सेशन रखती थी। तो इस साल जो एनुअल सेशन है वो कैलकाटा में हो रहा था और इस साल जो प्रेसिडेंट है वो थे मोतीलाल नेहरू। हर एनुअल सेशन में एक प्रेसिडेंट चुना जाता था बच्चों, ठीक, यानी हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनता था कांग्रेस का। तो इस कांग्रेस के सेशन में मेन मुद्दा क्या था कि साइमन कमीशन भारत तो आ गया है, भारत में चारों तरफ घूम रहा है, अब हम क्या करें। तो इस मीटिंग में दो नौजवान युवा पॉलिटिशियंस ने कह लो कि अपनी पॉलिटिकल करियर का एक तरह से कह लो स्टार्टिंग शुरुआती दौर में थे। वो दो युवा पॉलिटिशियन थे खुद मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार अगर आप कहो तो इंडियन पॉलिटिक्स में अगर जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हुई थी तो वो साइमन कमीशन के वक्त ही हुई थी। इसके पहले आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलेगा। तो अब जाके जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है कह लो इंडियन पॉलिटिक्स में। दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों यंग थे, दोनों का खून गर्म था। तो दोनों ने डिमांड किया कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए, यानी हम ये क्या साइमन कमीशन और इधर उधर का विरोध कर रहे हैं, सीधा पूरी आजादी की मांग करो ना, अंग्रेजों को बोलो कि हमेशा के लिए देश छोड़ के चले जाओ। तो कांग्रेस जानते थे कि ये बचपना है, अचानक से हम अंग्रेजों को बोले कि देश छोड़ दो तो वो छोड़ थोड़ी देंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ही आजादी ली जाएगी ना। तो कांग्रेस ने कहा कि हम एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करेंगे। तो देखो डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में फर्क होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम अपना देश खुद चलाएंगे। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है बच्चों कि अलग अलग डोमिनियंस बना दी जाएंगी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को उस वक्त डोमिनियन स्टेटस प्राप्त था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, जैसे इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फर्क था। ऑस्ट्रेलिया को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी सरकार खुद चलाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दे जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, इन पे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। बाकी अपना देश तुम चलाओ, ठीक, लेकिन रहोगे ब्रिटिश कंट्रोल में। लेकिन इंडिया में क्या था, इंडिया में तो सरकार ही नहीं बनाने देते थे इंडियंस को, सारे ऊंचे ओहदों पे अंग्रेज ही बैठे रहते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अंग्रेज ही होते थे, यानी जूते की तले रखते थे इंडियंस को। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस से बहुत नीचे की डिमांड है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज है, डोमिनियन स्टेटस मांगना कंप्लीट इंडिपेंडेंस से काफी नीचे का लेवल है। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, अभी हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं कर रहे, अभी हम बस डोमिनियन स्टेटस से खुश हैं, ठीक। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन अगर ये डोमिनियन स्टेटस हमको 1 साल के अंदर नहीं मिला तो हम अपनी डिमांड को अपग्रेड करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना स्टार्ट कर देंगे। समझे बच्चों, क्या समझे। तो 1 साल का वक्त दिया इन्होंने कि हम डोमिनियन स्टेटस से खुश हैं, अगर तुम हमको 1 साल के अंदर दे देते हो तो, अगर नहीं दोगे तो हम अपनी डिमांड और कड़ी कर लेंगे, तब तो बात सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ही होगी, ठीक। और यह भी कहा गया
कि अगर एक साल के अंदर अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं दोगे तो हम फिर से ऑल इंडिया लेवल का मास मूवमेंट लॉन्च करेंगे। जैसे कि तुमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चलाए थे ना कांग्रेस ने महात्मा गांधी के लीडरशिप में, तो ऑल इंडिया लेवल का फिर से मूवमेंट खड़ा करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा। तो यही मूवमेंट आगे चल के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाया। यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जड़ जो है बच्चों, वो साइमन कमीशन के आने से ही पड़ गई थी। इसके बाद जो मेजर घटना हुई बच्चों, वो थी कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकनहेड। ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है बच्चों? ये लंदन में बैठा हुआ एक ऑफिसर होता था जो इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स पे नजर रखता था। तो जैसे अंग्रेजों ने अलग अलग कंट्री पे कब्जा कर रखा था ना, तो हर कंट्री के लिए एक सेक्रेटरी बनाया होता था। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते थे, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कनाडा, इस तरह के ऑफिसर्स होते थे। ये सब बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। तो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लॉर्ड बिरकनहेड। इन लोगों, लॉर्ड बिरकनहेड ने इंडियंस को चैलेंज किया कि तुम लोग साइमन का बॉयकॉट क्यों कर रहे हो? साइमन कमीशन तो भारत इसलिए गया है ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और इसलिए हमको भेजना पड़ा कि तुम इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा आपस में लड़ती ही रहती है, कभी एक बात पे अग्री नहीं करती है। इसलिए हमने अपना आदमी भेजा कि वो सबसे बात करके एक एग्रीमेंट बना सके। कहने का मतलब था कि उन्होंने इंडियंस पे इल्जाम लगाया कि तुम इंडियंस में इतनी ताकत नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि तुम सब आपस में मिल बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के दिखा सकते हो तो बना के दिखाओ। तो लॉर्ड बिरकनहेड के इस चैलेंज को जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन के इंडिया आने के ठीक बाद ये ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी कॉन्फ्रेंस में यह फैसला लिया गया था कि लॉर्ड बिरकनहेड ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक ही नहीं है, तो हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, उस साल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, इन अंग्रेजों को दिखा दो कि हम इंडियंस भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कभी लागू तो हुआ नहीं, तो कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल था वो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसका प्रपोजल था वो। यही प्रपोजल या ये रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाई। तो इस नेहरू में जो नेहरू है बच्चों, वो मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू इसी मोतीलाल नेहरू के बेटे थे ना, तो मैं फादर की बात कर रहा हूं, मोतीलाल नेहरू। तो पहला अटेम्प्ट इंडियंस द्वारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये पहला अटेम्प्ट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई थी? साइमन कमीशन को कह लो कि लॉर्ड बिरकनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करके बनाई थी। साइमन कमीशन के पैरेलली एक रिपोर्ट बनाई थी। तो इस कमेटी में, यानी मोतीलाल नेहरू वाली कमेटी में, कांग्रेस के और बड़े बड़े लीडर थे। एक थे तेज बहादुर सप्रू और एक थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 में रिलीज कर दिया गया। उस वक्त साइमन कमीशन जो है भारत में जगह जगह पे घूम ही रही थी, तो इन लोगों ने 2-3 महीने में ही अपना रिपोर्ट बना के चालू कर दिया। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ होगा वही कांग्रेस की डिमांड मानी जाएगी ना। इसको तो कांग्रेस के नेताओं ने बनाया था, तो याद रखो इस रिपोर्ट में भी वही लिखा गया था जो कांग्रेस चाहती थी। तो नेहरू रिपोर्ट में था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम खुश रहेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आप हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो।
तो इसी कमेटी के कुछ मेंबर्स थे, कुछ क्या, सुभाष चंद्र बोस थे, ये थोड़े अलग ओपिनियन के थे। इनका मानना था कि नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में जो चीज लिखी गई, रिपोर्ट में दोनों चीज तो नहीं लिखी जाएगी ना, तो रिपोर्ट में लिख के अंग्रेजों को दिया गया कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस, जबकि कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेता थे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे, खास करके कम उम्र के नेता, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता। अब बारी आती है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की, भीमराव अंबेडकर की। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है, ये बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास की राजनीति करते थे, यानी ये पिछड़े वर्ग की राजनीति करते थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनकी राजनीति करते थे। तो बी आर अंबेडकर अपनी सोसाइटी के लोगों की बात या उनकी डिमांड को अंग्रेजों के सामने रखना चाहते थे, इसलिए वो साइमन कमीशन से मिले। क्योंकि बी आर अंबेडकर जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी चल रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी जो सोसाइटी है, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनके हकों की बात करना है मुझे, तो मुझे साइमन कमीशन से मिलना तो पड़ेगा। तो अंबेडकर मिले साइमन कमीशन से और उन्होंने अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए दो डिमांड्स सामने रखी। पहली डिमांड थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हर एडल्ट को, हर वो आदमी जो एडल्ट हो चुका है, उसको वोट देने का हक मिले। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है? तो ये बड़ी बात इसलिए है कि उस वक्त अंग्रेज हर किसी को वोट नहीं देने देते थे। वोट देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती थी। वोट वही देगा जो कुछ एजुकेशन ले चुका है, वोट वही देगा जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, वोट वही देगा जो इतना टैक्स देता है। यानी क्राइटेरिया बना दिया गया था, जिसकी वजह से इंडिया के पॉपुलेशन का 5% से कम लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर किसी को वोट देने दो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अंबेडकर जी के सोसाइटी के लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, तो एक तरह से उनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं। इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग हुई। दूसरी मांग हुई कि जैसे मुस्लिम्स को और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन मिला हुआ था, पार्लियामेंट बना हुआ था ना हमारे देश में, पार्लियामेंट था ना, तो स्टेट लेवल पार्लियामेंट भी था और सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट भी था। तो इन पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते थे उनमें मुस्लिम्स को और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दी जाती थी। तो अंबेडकर ने कहा कि इस रिजर्वेशन की सबसे ज्यादा जरूरत तो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को है, तो उनको भी रिजर्वेशन दो आप। तो ये दो डिमांड रखी। तो इन दोनों डिमांड का नतीजा क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आई 1930 में, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाली डिमांड तो रिजेक्ट कर दी गई, ये डिमांड नहीं मानी गई, लेकिन रिजर्वेशन वाली डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया कि हाँ रिजर्वेशन वाल आपको देंगे। बात करते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो की। तो अब ये सारा कुछ हो गया, नेहरू रिपोर्ट बन गया, साइमन कमीशन भी पिछले 1 साल से, यानी 1.5 साल से साइमन कमीशन हमारे देश में घूम रहा था। तब बारी आती है दिल्ली मैनिफेस्टो। तो नवंबर 1929 में भारत की जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जितने प्रोमिनेंट नेता थे, उनकी एक मीटिंग होती है दिल्ली में। उस मीटिंग में सारे पॉलिटिशियन, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सारे पॉलिटिशियन मिलके कुछ फैसले लेते हैं। उन फैसलों को दिल्ली मैनिफेस्टो कहा गया। अब ये फैसले क्या थे? तो देखो, जो वाइसरॉय थे उस वक्त के, लॉर्ड इरविन, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि साइमन कमीशन पूरे भारत में घूम रहा है, 1.5-2 साल बीत गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब साइमन कमीशन कुछ ही दिनों में अपनी रिपोर्ट जमा करने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन जो रिपोर्ट जमा करेगा, उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सारे इंडियन लीडर्स को बुलाएगी और मीटिंग करेगी। इन मीटिंग्स को कहा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड का मतलब है कि A to Z सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उसमें शामिल किया जाएगा, यानी अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट होने का मौका मिलेगा। कांग्रेस को बुलाएंगे,
तो मुस्लिम लीग को भी जरूर बुलाएंगे, मुस्लिम लीग को बुलाएंगे तो B.R. अम्बेडकर की पार्टी को भी जरूर बुलाएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा की है वो रिपोर्ट तो हमारे ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की है ना, तो उस रिपोर्ट में जो भी लिखा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए बुलाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसा वादा किया लॉर्ड इरविन ने। तो अब इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए दिल्ली में मीटिंग हो रही है। दिल्ली में मीटिंग, ये मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? तो सारे पॉलिटिशियन अटेंड कर रहे हैं, जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज है उसके इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फैसले लिए गए। वो फैसले थे कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बुला रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप बुला रहे हो, लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां बिठा के हमसे डिस्कस करो कि डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है। यह मुद्दा नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मुद्दा यह होगा कि डोमिनियन स्टेटस कब दोगे, कैसे दोगे, और तुम्हें एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का भी वादा करना पड़ेगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप होती है जो मिलके डिसाइड करके कंस्टिट्यूशन बनाएगी। कंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूएंट, तो यानी कि भारत के लोगों को एक ग्रुप में बना के आप दोगे, यही ग्रुप कंस्टिट्यूशन बनाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही सही, लेकिन कंस्टिट्यूशन अपने लोग ही बनाएंगे। ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी भारत के पॉलिटिशियन ने। अगली डिमांड जो थी, ये सारी डिमांड सरकार से की जा रही है। किस चीज के लिए की जा रही है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आप हमको बुला रहे हो तो हमारी भी कुछ डिमांड है। वही डिमांड दिल्ली मैनिफेस्टो कहलाई। तो पहली डिमांड क्या थी कि हम वहां पे सिर्फ यही बात करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस आप कैसे हमको दोगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाओगे। ये मत डिस्कस करना कि डोमिनियन स्टेटस देना जरूरी है क्या, कंस्टिट्यूएंट असेंबली देना जरूरी है क्या, ये हम सुनेंगे नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। अगली डिमांड है कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के होने चाहिए, जो मेजॉरिटी है वो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स की होनी चाहिए। तीसरी डिमांड थी, अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना था कि हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाकी जो पार्टीज है वो रीजनल पार्टीज है या कम्युनल पार्टीज है, अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगली डिमांड थी कि जेल में बंद जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो वाइसरॉय को ये सारी डिमांड पता चली, इन्हीं डिमांड्स को दिल्ली मैनिफेस्टो कहा गया। तो वाइसरॉय ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो प्रॉमिस कर दिया कि हाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो जरूर होगी, लेकिन बाकी सारी डिमांड्स मानने से मना कर दिया। ये कहने से मना कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। और ना ही कांग्रेस को मेजॉरिटी देने का वादा किया, ना ही पॉलिटिकल लीडर्स को जेल से छोड़ने का। उस वक्त महात्मा गांधी जेल में ही थे जिस वक्त ये डिमांड हुई थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को जेल से छोड़ दो। तो अब जब डिमांड मानोगे ही नहीं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड रिजेक्ट हो गई। तो अब ये स्टेज सेट हो गई कि अब सरकार हमारी बात मानने के मूड में नहीं है। तो जैसा हमने कहा था कि 1 साल का वक्त हमने दिया था और 1 साल के बाद हमने कहा था कि हम लार्ज स्केल मास मूवमेंट चालू करेंगे, तो अब वक्त आ गया कि हम एक लार्ज स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करें। तो पूरा माहौल बन गया। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज समझ गई थी कि सरकार हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो हर साल दिसंबर में कांग्रेस की एनुअल सेशन होती थी, तो उस साल भी दिसंबर में एनुअल सेशन हो रही थी कांग्रेस की। ये एनुअल सेशन हो रही थी लाहौर में, इसलिए इसको कहा गया है लाहौर सेशन। बहुत हिस्टोरिकल सेशन है ये, 1929। तो जिस वक्त ये सेशन हो रहा था उसके ठीक पहले लॉर्ड इरविन ने इनकी मांगों को रिजेक्ट कर दिया था, डिमांड्स को अनसुना कर दिया था। तो ये जो मीटिंग हो रही है लाहौर में, इसके पहले ही पूरे देश में माहौल बन चुका है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमको कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करके दिखाना होगा, अंग्रेजों को घुटनों के बल लाना होगा, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। तो इसी माहौल में ये सेशन हो रहा है। तो इसी सेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया पहली बार पूर्ण स्वराज का। क्यों किया?
क्योंकि 1 साल का वक्त दिया था ना, कहा था कि 1 साल में डोमिनियन स्टेटस दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज मांगने लग जाएंगे। तो वही 1 साल का वक्त खत्म हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने पहली बार कहा कि आज से हमारा नारा है कि हमको चाहिए पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज। तो ये पहली बार लाहौर सेशन में ही नारा दिया गया 1929 में। बच्चों याद रखोगे, ये कितनी बार पूछा जा चुका है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम अभी गूगल पे सर्च करके देख लेना कि कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसी दिन जब ये लाहौर सेशन चल रहा था, तो इसी लाहौर सेशन में जो भारत का तिरंगा झंडा है ये फहराया गया। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे बसा है। रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे 31 दिसंबर के दिन, 31 दिसंबर 1929 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, क्योंकि लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंट बनने पे काफी विरोध हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले ही साल जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। तो सबने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि फादर की जगह आप बेटे को बना रहे हो। लेकिन बात क्या थी कि गांधी जी ने ये बात ध्यान से देखी थी कि पूरे देश में जो साइमन बॉयकॉट हुआ है, साइमन का विरोध हुआ है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और जवाहरलाल नेहरू एक युवा भी हैं, तो यूथ को संदेश देने के लिए, युवाओं को खुश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था लाहौर सेशन का। और जवाहरलाल नेहरू ही ने ये झंडा जो है अनफर्ल किया, झंडा फहराया था। तो पूरे देश को कह दिया गया कि अब हम सिर्फ पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो उसी दिन देशवासियों से यह भी अपील की गई कि आने वाली 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929 तो बीत ही चुका है ना, तो आने वाली 26 जनवरी तो 1930 वाली होगी ना। तो 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे देश से कहा गया कि आप भी यही काम करोगे, आप भी पूर्ण स्वराज का नारा लगाओगे और अपने अपने जगहों पे झंडा लहराओगे। तो एक तरह से पूरे देश से कहा गया कि आप 26 जनवरी 1930 के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाओगे। तो ये देश का पहला इंडिपेंडेंस डे था। बाद में 26 जनवरी को ही हमारा रिपब्लिक लागू किया गया। वजह थी इसी दिन के याद में। यह दिन काफी हिस्टोरिक है। तो अब लाहौर सेशन में इस बात की चर्चा होने लगी कि हमको एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है। उसकी प्लानिंग होने लगी, उसकी डिटेल्स वगैरह डिसाइड की जाने लगी। तो गांधी जी से कहा गया कि अब आप ही लीडरशिप करो, आप ही कुछ ऐसा करो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होगा, कैसे करना है, सारा कुछ आप ही डिसाइड करो। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो अब वक्त आ गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का। तो गांधी जी ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी वाइसरॉय इरविन को। उस चिट्ठी में 11 डिमांड्स किए। ये सारा कुछ हम डिटेल में आगे देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वीडियो ठीक इसके बाद आप देखोगे, उसमें हम ये सब कुछ देखेंगे। तो खैर, एक चिट्ठी के जरिए गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन से 11 डिमांड्स की। तो 11 डिमांड्स मानने से वाइसरॉय इरविन ने इनकार कर दिया, मतलब चिट्ठी का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो गांधी जी भी जानते थे कि ये जवाब तो देगा नहीं, वो तो बस मौके की तलाश में थे कि कुछ मौका मिले और मैं मूवमेंट को अनाउंस कर दूं कि आज से मूवमेंट चालू। तो यही मौका मिल गया कि वाइसरॉय इरविन ने इन 11 डिमांड्स को मानने से मना कर दिया है। तो इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब हम किसी भी वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। तो साइमन कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया। पूरे देश में घूम घूम के जिससे भी उसको बात करने का मौका मिला उसने किया। ज्यादातर जगहों पे तो विरोध का ही सामना करना पड़ा। तो उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ चीजें रिकमेंड की। सबसे पहली जो चीज रिकमेंड की कि डायरकी को एबॉलिश कर दो। डायरकी का मतलब था 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। तो स्टेट के जो ज्यादातर मुद्दे होते थे, उन पे जो नियम कानून बनते थे वो सेंटर से बन के आते थे, सेंट्रल लेवल से।
यहाँ स्कूल खुलने हैं, सड़क बननी है, सब कुछ सेंट्रल से ही डिसाइड होता था। तो इसको कहते थे डायरकी, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है लेकिन ज्यादातर फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो साइमन कमीशन ने कहा कि ये डायरकी खत्म होनी चाहिए, यानी सेंटर का कंट्रोल प्रोविंस पे कम होना चाहिए और जो प्रोविंशियल लेवल पे लोगों को, उनकी सरकार को ज्यादा मजबूती मिलनी चाहिए, यानी कि लोकल लेवल पे नियम कानून बनने चाहिए, यानी कि प्रोविंस में जो गवर्नमेंट बनेगी उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा नियम कानून बनाने के हक मिलने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, यानी स्टेट लेवल असेंबलीज जो है, उनकी संख्या, उनमें जो सेलेक्ट होते हैं नेता लोग, जैसे एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वैसे ही उस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज के लेजिस्लेटर्स होते थे, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकें। गवर्नर जनरल को सारी ताकत दी जानी थी कि अपने जो एक सेंट्रल कैबिनेट भी है ना, तो सेंट्रल कैबिनेट का मालिक तो गवर्नर जनरल है, जैसे आज हमारे देश के मालिक एक तरह से प्रेसिडेंट होते हैं, तो उस वक्त गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल की अपनी काउंसिल होती थी, तो गवर्नर जनरल के पास पूरी ताकत रहेगी कि अपने काउंसिल में मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। और क्या रिकमेंडेशन थी? एक रिकमेंडेशन ये थी कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को बरकरार रखा जाए। तो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का क्या फंडा था? तो ये चीज पहले मुस्लिम्स को दी जाती थी, सिख्स को दी जाती थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है वो लोग जो वोट डालते हैं। तो मान लो किसी जगह, किसी एक सीट की मैं बात करता हूं, वहां पे 70 हिंदू हैं और 30 मुस्लिम हैं, तो एक मुसलमान के जीतने के चांसेस तो कम है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या किया जाता था कि इस सीट को मुस्लिम के लिए रिजर्व कर देंगे, तो यहां से एक मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और वोट भी केवल मुस्लिम ही डालेंगे, यानी ये 70 हिंदू कोई रोल ही प्ले नहीं करेंगे इलेक्शन में, क्योंकि ये 70 हिंदू हो सकता है किसी ऐसे मुस्लिम को वोट कर दे जिनको खुद मुस्लिम पसंद ना करते हो। यानी मुस्लिम्स का नेता कौन बनेगा ये सिर्फ मुस्लिम ही डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी नहीं करेगा। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये 1909 से ही चालू था। तो साइमन कमीशन ने कहा कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चालू रखा जाए। साथ ही साथ अब ये चीज डिप्रेस्ड क्लास को भी देनी है, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर ने ये डिमांड रखी थी ना। तो साइमन ने कहा कि ये चीज अब हमको डिप्रेस्ड क्लास वालों को भी देनी चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की मांग को डिक्लाइन कर दिया गया। और क्या रिकमेंडेशंस थी कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और बर्मा जो कि आज म्यांमार के नाम से हम जानते हैं, अलग देश है ये, तो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाए। तो उस वक्त अंग्रेजों का कब्जा सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश बर्मा पे भी था। तो बर्मा को अलग करने की रिकमेंडेशन की गई। क्यों? क्योंकि ये भारत का नेचुरल हिस्सा नहीं है, बीच में पहाड़ वगैरह हैं, हिल्स है, हिमालय है, इसलिए अलग कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की। तो ये रिकमेंडेशन थी। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को माना या नहीं माना अंग्रेजों ने, और इस साइमन कमीशन का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ। तो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये हुआ कि साइमन कमीशन तो आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना, वो काम एक्सेप्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया वो साइमन रिपोर्ट पे ही बेस्ड था। साइमन कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशन की थी उस पे ही आधारित था ये। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त का। तो आज भी जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 70% हिस्सा हूबहू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठा के लिया गया है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का 70% हिस्सा यहीं से आता है। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्शंस की भी बात की गई थी कि प्रोविंशियल लेवल पे हमको ऑटोनॉमी देनी है ना, ज्यादा वहां पे छूट देनी है, उनको ज्यादा ताकत देनी है, सेंट्रल की पकड़ कमजोर करनी है। तो इसी एक्ट के तहत 1937 में पहली बार प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए। ज्यादातर प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस जीती और गवर्नमेंट बनी।
तो ये जो साइमन कमीशन भारत आया था, इसके 7 में से एक मेंबर थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने भारत घूमा, अच्छी तरीके से घूमा, भारत के लोगों से मुलाकात की, और तभी से उनके दिल में भारत के लिए सिंपैथी पनपने लगी। उनको लगने लगा कि नहीं, भारत को आजादी की जरूरत है, भारत के लोग अगर आजादी मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। तो बाद में जब यही क्लीमेंट एटली भारत, देखो संयोग देखो, जब भारत आजाद हुआ उस वक्त यही क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और ये 1928 में भारत आए थे साइमन कमीशन के तहत। तो आप याद रखोगे कि साइमन कमीशन का कौन सा मेंबर आगे चल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना, तो क्लीमेंट एटली। तो ये आप याद रखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो मिस्टर क्लीमेंट एटली थे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस ने जो कह दिया अंग्रेजों से कि अब हम मानेंगे नहीं, डोमिनियन स्टेटस तुमने दी नहीं, हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे। तो अगली वीडियो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे।